फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम आपको कोरोना से लेकर कुदरत तक की सबसे बड़ी फिक्र दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन आत्मघाती की। आत्मघाती वो होता है जो खुद ही जान देने पर आमादा हो जाता है। और आप जो तस्वीरें देखेंगे उससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे देश में मस्ती के आगे जान कितनी सस्ती हो गई है। दरअसल टूर के फ्लूर में फिक्र भरपूर है। कोई वैज्ञानिक दावा कर रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। कोई दावा कर रहा है कि कोरोना की नई लहर करीब करीब आ चुकी है। लेकिन इस लहर की आहट कहां से आ रही है, यह दिखाने के लिए हम आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ले चलेंगे। आज हम आपको अयोध्या, काशी से लेकर मथुरा तक फैला अलकायदा का टेरर रूट दिखाएंगे, जिसका एक एसयूवी गाड़ी से भंडाफोड़ कर दिया गया है। फिक्र यह है कि इस आतंक का समूल नाश कैसे होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी इस साजिश में ही छिपा है। आज तक आपने बादल फटने या वज्रपात होने की खबरें ही सुनी होंगी, लेकिन आज हम इस आसमानी आफत की लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को डरा दिया। फिर यह है कि आपदा से कैसे बचें। ऑपरेशन आत्मघाती। अच्छा तो यह होता कि हमें इसका जिक्र ना करना पड़ता, लेकिन अब यह मजबूरी है। और इस वक्त यह खबर आपके और आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें। देश के एक बड़े वैज्ञानिक, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। उनका दावा है कि 4 जुलाई को ही तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कोरोना से मौत के 461 दिनों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह आशंका जताई है। लेकिन यह भी कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। इस बीच आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। साथ ही एसोसिएशन ने इस बात पर अफसोस जताया कि देश के कई हिस्सों में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये दोनों बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आगे की बात को समझना और आसान हो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते लापरवाही की कई तस्वीरें दिखाई गई। कई पर्यटन स्थलों में वीकेंड पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको ये तस्वीरें तो सबने दिखाई, लेकिन हमारे मन में इन तस्वीरों को लेकर कई सवाल आए। मिसाल के तौर पर कोरोना से बेफिक्र होकर जान हथेली पर लेकर मौज मस्ती करते हैं कौन लोग? ये सैलानी आखिर कहां से आए? इन्हें उत्तराखंड जैसे राज्यों की सीमा पर क्यों नहीं रोका गया? तमाम गाइडलाइंस के बावजूद इन्हें होटलों में कमरे कैसे मिल गए? सार्वजनिक जगहों पर नियमों को तोड़ने से इन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? इन्हीं सवालों के साथ हमने देश के कुछ पर्यटक स्थलों की पड़ताल की और आपको इनका जवाब देने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेशन आत्मघाती। बॉर्डर पर कोई नियम नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम राज्यों से पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं, जो कि एक विस्फोटक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। होटल में कोई नियम नहीं। फिलहाल तो अभी सर हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं आया सर, वहाँ से नोटिफिकेशन। अगर आता है तो सर उसको फॉलो करेंगे। घोड़े की सवारी में कोई नियम नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पर मास्क आपको नहीं दिखेंगे, तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सीधे तौर पे उल्लंघन हो रहा है। नाव की सवारी में कोई नियम नहीं। रेस्टोरेंट में कोई नियम नहीं। गवर्नमेंट की जो एसओपीज है स्पेशली होटल्स के लिए, उन एसओपीज का कोई भी होटल पालन नहीं कर रहा है। मार्केट में कोई नियम नहीं।
यहां से लेकर पीछे तक आपको जहां तक निगाहें जाएंगी वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। झरने के नीचे भी कोई नियम नहीं। कोरोना को रोकने के लिए जो नियम और कायदे तय किए गए वो कहीं नहीं दिख रहे। इसीलिए आज हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन आत्मघाती। सबसे पहले आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहां की इस तस्वीर ने देश को सन्न कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष ने तस्वीर सबसे पहले पूरे देश को दिखाई थी। खुद केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तस्वीर को दिखाया और चिंता जताई। हमारी फिक्र भी यही थी कि ये लोग आए कहां से। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बिना रोक टोक नैनीताल पहुंच गई। रास्ते में कहीं किसी बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट से जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस क्या हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के बिना किसी को बाहर से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और दूसरी बात यह कि पर्यटन स्थलों पर जो होटल हैं उन्हें 50% क्षमता के साथ ही बुक करेंगे। बॉर्डर पर बिना किसी जांच पड़ताल के हम नैनीताल पहुंच गए और नैनीताल में हम एक एक करके कई होटलों में गए। लेकिन एक को छोड़कर सबने साफ कहा कि वो सारे कमरे बुक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ आ चुकी है और हालात ये हैं कि ज्यादातर होटल 100% ऑक्यूपेंसी में बुक हो चुके हैं, लेकिन सरकार कहती है कि 50% ऑक्यूपेंसी से ज्यादा होटल्स नहीं बुक किए जा सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले नैनीताल के सबसे पहला होटल ये है, द होटल क्लासिक द मॉल है। इसके अंदर आपको लिए चलते हैं और अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रूम्स की क्या स्थिति है और अंदर क्या कुछ इंतजाम है, क्या कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। हम लोग मान लीजिए 4 रूम के 8 लोग हैं, मिल जाएगा। अभी कितना बुक है आपका होटल? ऐसा तो बहुत भीड़ तो नहीं है? नहीं, इतना भीड़ तो नहीं है, 4 रूम तो निकल जाएंगे सर। अच्छा, अभी कितने कमरे होंगे आपके यहाँ टोटल? ऑक्यूपाइड है? नहीं, टोटल कमरे कितने हैं आपके यहाँ? टोटल कमरे तो 35 है। वैसे ऑक्यूपेंसी कितनी है आपके यहाँ? कल तो 100% थी। हाँ, कल तो कल पूरा बुक था। हाँ, कल तो एक भी रूम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन ऑनलाइन दिखा नहीं रहा था। बट ये जो गवर्नमेंट कहती है कि हम 50% ऑक्यूपेंसी, ये वो इस तरह का कोई रूल तो है नहीं। यहाँ पे सब 100% बुक कर ले रहे हैं। 100% बुक है, सारे के सारे 100%, सभी के 100% बुक है। बट आप तो फिर ये गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम 50% करें, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, किसी को उन्होंने कोई रिटर्न में थोड़ी दे रखा। सेंट्रल होटल है ये, यहाँ चलते हैं और यहाँ की स्थिति एक बार चल के देखते हैं कि क्या है और रूम्स की अवेलेबिलिटी क्या है। आइए। कल की क्या ऑक्यूपेंसी कितनी थी? सर कल लगभग 16 हमारे रूम सोल्ड आउट थे सारे के। पूरा 100% के 100% बुक्ड है। हाँ, 16 आपके यहाँ 16 कमरे ऑपरेशनल हैं? अभी ऑपरेशन में है, राइट। हाँ, तो जो कोविड वाला चक्कर चल रहा है, राइट, इसमें कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आई है कि कितना कमरा बुक कर सकते हैं, कितना नहीं? सर अभी तो नहीं है, बट एक मैसेज देखा था, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज गवर्नमेंट एज पर डीएम के जो एसओपीज आई हैं उसमें हमें ये नहीं पता है कि राइट की वो है नहीं अभी, वहाँ से तो नहीं आया। बट एक फेसबुक में चला कि 50% ऑक्यूपेंसी चलनी चाहिए अभी। बट ऑफिशियली आपको ऑफिशियली उसके लिए कोई वो नहीं आया सर, उसका कोई हमें वो नहीं मिला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए 16 कमरे हैं आपके पास और 16 के 16 कस्टमर आए तो 16 आप बुक कर देंगे? 16 बुक कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर। यहाँ के सबसे शानदार होटल जिसे अलका होटल कहा जाता है, वहां अंदर हम आपको लिए चलते हैं और वहां ऑक्यूपेंसी कितनी है, कोविड की गाइडलाइन क्या कहती है, सरकार के रूल्स क्या कहते हैं और कितने वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। तो कल की क्या सिचुएशन थी? कल जैसे मान लीजिए कल पूरा 100%
अच्छा, ओके। कल तो वहाँ मैं देख रहा था मार्केट में भी बड़ी भीड़ थी और चारों तरफ। वो वीकेंड तो होना ही है ना, हम लोग बड़े बड़े घर में इतने मेहनत से हैं, जो मौका मिलेगा थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है और नहीं आना वीकेंड। और ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं होटल्स वाले 50% ऑक्यूपेंसी पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ गवर्नमेंट का ही नहीं है, ये मीडिया में चल रहा है, गवर्नमेंट में नहीं है। मैंने कल रात डीएम कंफर्म किया, हाँ कुछ नहीं है। अच्छा डीएम ने मना कल किया रात कुछ मीडिया चैनल में आया था कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि 50% ऑक्यूपेंसी पे चलेंगे होटल। मैंने रात को डीएम को कंफर्म किया, डीएम से फोन किया, कहना भी कोई ऑर्डर नहीं है। हमने प्रशासन से भी पूछा कि आखिर होटल वाले आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे। होटल्स को लेकर भी कोई गाइडलाइन है, कितने % ऑक्यूपेंसी कर सकते हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? अभी तक होटल में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि 50% तक ही लिमिट किया जाए होटल में भी, जितने भी कमरे हैं उनको। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि होटल्स में, आप किसी भी होटल में जाके देखेंगे, ऑल्दो कमरे भले ही 50% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, लेकिन होटल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमारे इस विशेष खोजी अभियान ऑपरेशन आत्मघाती में ये दूसरी गड़बड़ी मिली। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल 50% क्षमता पर ही चलेंगे, लेकिन कई होटल 100% बुकिंग कर रहे हैं। और कमाल देखिए कि नैनीताल के एसडीएम प्रतीक जैन भी बड़ी सहजता से कह रहे हैं कि होटलों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। चलिए, होटल का हाल तो देख लिया, अब होटल से बाहर निकलते हैं। जिस नैनी झील की वजह से इस जगह को दुनिया जानती है, वहां तो ऐसा माहौल है जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। कोविड की दो लहर को देखने के बाद कैसे लोग बेपरवाह लापरवाह होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आसपास के इलाकों से कैसे पर्यटक स्थलों का लोग रुख कर रहे हैं, और इस दौरान कैसे कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकारी इंतजाम कैसे नाकाफी हो रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण नैनीताल की ये लेक और यहां पर बोटिंग करते लोग। जो गलती पहली बार कोरोना के पहले चरण के आने के बाद की गई थी, वही गलती अब दोबारा दूसरे चरण के जाने के बाद की जा रही है। आप लोग ये जो बोट ले जाते हो एक लोगों से दूसरे लोग, क्या सैनिटाइज करते हो बोट को? सैनिटाइजेशन होता है? वहाँ कर दिया सेंटर, वहाँ कर दिया, अभी तो नहीं कर रहे हो? तो सर जी वहाँ तो करते हैं। सर आप लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हैं, आपसे पहले कौन बैठा था? बोट को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, आप लोग बच्चों के साथ घूमने आए, आपको मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। अब ये तो इन लोगों की जिम्मेदारी है ना कि ये सैनिटाइज करें नहीं करें। सरकारी इंतजाम आप लोग को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, कोई पुलिस वाला, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ नहीं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिम्मेदारी एक ऐसी टोपी का नाम है जो कोई खुद नहीं पहनता है, बगल वाले को पहनाने में ज्यादा मजा आता है। शायद आपदा को लेकर हमारी याददाश्त, मेमोरी बहुत कमजोर हो गई है, शॉर्ट लिव्ड है। लोगों का रवैया देखकर लगता ही नहीं कि अभी कुछ ही दिनों पहले महामारी मौत का आभास कर रही थी। ये रिपोर्ट हमने देखी, हमने सही बात भी कहनी चाहिए तो पहाड़ों पर पहुंचे पर्यटक नाराज होने लगे। शहर के एंट्री पॉइंट और होटल के कमरों के बाद अब बारी है रेस्टोरेंट के रियलिटी चेक की। एक फैमिली है, इसको हम आपको दिखाते हैं। सर अभी जैसे वैसे रहिए, मैं सिर्फ, आप लोग कहाँ से आए हैं घूमने के लिए? दिल्ली से। दिल्ली से? तो वीकेंड मनाने परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी। कैसा मन रहा है यहाँ पे वीकेंड? बहुत बढ़िया। बढ़िया। लेकिन इस दौरान आप लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं, आप लोग को एहसास है? और ये गलती कितनी जानलेवा हो सकती है? अब मैं मास्क नहीं पहना था मैंने। जान की कीमत पे घूमना बर्दाश्त है कि जान जाए तो जाए, लेकिन घूमना जरूर जाएंगे परिवार के साथ। आपका क्या कहना है? कभी कभी आउटिंग भी जरूरी होती है, अपनी फैमिली है पूरी। सर जान की कीमत में आगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं। नहीं, हम तो फिर भी मास्क लगाए मैम। मास्क लगाया, आप खा रहे हैं तो मास्क तो उतारेंगे ना। चाय पियोगे तो मास्क पहन के पियोगे। ऑब्वियस है कि मास्क उतारना पड़ेगा, पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करेंगे मैम इस तरह से चाय पीना।
अच्छा अवॉइड, भूख लग रही होगी तो खाना खाना अवॉइड करेंगे। जरा सोचिए, मास्क और दूसरे प्रोटोकॉल को लेकर बहस पर उतारू ये वही लोग हैं जिन्हें कोरोना ने अभी कुछ ही दिन पहले निरुत्तर कर दिया था। खैर, उत्तराखंड के नैनीताल के बाद हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर चले। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एंट्री को लेकर या होटलों के लिए बुकिंग को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल यहां धड़ल्ले से टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला का कुफरी ऐसा पॉइंट है जहां पर आम दिनों में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार लॉकडाउन की वजह से और हिमाचल प्रदेश सरकार के सख्त नियमों की वजह से यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे थे। ये देखिए, मखड़ोल जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर ये माशो पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी जो पर्यटक हैं वो आते हैं। यहाँ पर आने का एकमात्र जो साधन है वो ये घोड़ा गाड़ी है। और आप देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनके चेहरे पर मास्क आपको नहीं दिखेंगे। तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सीधे तौर पे उल्लंघन हो रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखिए, आपको काफ़ी कम लोग ही आपको मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कुफरी में हमें कई ऐसे परिवार मिले जो दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर पहाड़ पर पहुंचे और यहां आकर कोरोना का प्रोटोकॉल भूल गए। थर्ड वेव आने से पहले जाते हैं घूम लें, बस घूम ले थोड़ा सा, यही था इसलिए आ गए हम। सैटरडे संडे का एंजॉय किया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? कल हो ना हो, कल हो ना हो आज ही घूम लो। और क्या। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ से आप गए और आपको कोरोना हो गया, भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर आपको क्या लगेगा कि गलती नहीं करी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर बस थोड़ा बहुत होएगा, पर हाँ एंजॉय है। लेकिन गलती आप कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन पहले एंजॉय है। एंजॉय सबसे पहले भी है भैया थोड़ी। आप क्या कह रहे हैं? जो होना होता है वो होना ही होता है, चाहे वो हम कहीं जाएं या ना जाएं। अगर हमें सोना होगा तो होके ही रहेगा, है तो वो होके ही रहेगा। तो आप देखिए, ये यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका एटीट्यूड है। वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना होना है तो वो तो होकर ही रहेगा, भले ही वो दिल्ली में रहें या शिमला या कुफरी में घूमने के लिए आएँ। तो फिलहाल जो चेहरों से मास्क गायब है उसको लेकर भी अलग अलग दलीलें यहाँ पर पर्यटक दे रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम फोटो ले रहे हैं, इसी वजह से मास्क गायब है। अब हम आपको बाजार में ले चलते हैं। शाम के वक्त शामली के रिज मैदान में हमें भारी भीड़ दिखी। कुछ लोग बिना मास्क के तो कुछ लोग मास्क के साथ मिले। हमने उनसे पूछा कि डर नहीं लगता आपको? डर तो है दिल में, क्योंकि जो अभी सेकंड वेव जो गई है उसमें हमें अपनों को खोया है, पड़ोसियों को भी खोया है। डर है, लेकिन घर बैठे बैठे इतने परेशान हो गए थे, घुटन सी महसूस हो गई थी, तो थोड़ा सा लगा भाई बाहर चलना चाहिए। लेकिन हम खुद मानते हैं ये हम गलत कदम उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी ये भी सोच रहा है कि तीसरी लहर आने को है, तो अब मौका मिला है, दिया है, तो घूमना भी चाहिए थोड़ा बहुत। यानी तीसरी वेव आने से पहले घूम लीजिए? नहीं, घूमने में थोड़ा बहुत मतलब घूम लीजिए, जितना जरूरी है कि उतना की अपना चल जाए उस हिसाब से। अच्छा, बच्चों को भी लेकर आप आगे? हाँ, बच्चे भी बेचारे परेशान थे, अभी 2-3 महीने का लॉकडाउन लग के चुका है ना, इस वजह से घूम लिए। हम शिमला के मॉल रोड पहुंचे तो वहां भी कई ऐसे लोग मिले जो बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। ऐसे कई पर्यटकों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। तो आपने गलती करी, मास्क ना लगा के 500 रुपए भरने पड़ रहे हैं आपको? बिल्कुल सर, वो फोटो खींच रहे थे कि इसलिए मास्क उतारते, वरना हम पढ़े लिखे हैं, मास्क नहीं उतारते। हम मास्क लगा रहता है, एक फोटो खींचने के लिए अगर मास्क नीचे कर लिया फिर भी चलान भर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती किया कोई दिक्कत नहीं। तो सर किस किस तरह के बहाने लोग दे रहे हैं? फोटो खींचने के लिए, खाने के लिए? खाने के लिए कोई बोलता है मुझे सांस नहीं आ रहा है, कोई बोल रहे हैं मेरा सांस फूल रहा है, कोई बोल रहे मुझे इरिटेशन हो रही है, कोई ना कोई बहाना लगाते रहते हैं। हमने आपको पर्यटन स्थलों के होटलों की तस्वीर दिखाई, झीलों की तस्वीर दिखाई, बाजारों और रेस्टोरेंट की तस्वीर भी दिखाई। तीसरी लहर का डर कहीं नहीं दिखा। अब बारी है महाराष्ट्र की। आपको दिखाएंगे वहां कैसे कोरोना को लेकर हालात विस्फोटक हो रहे हैं। ऑपरेशन आत्मघाती अभी जारी है।
टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की बढ़ती भीड़ देश की फिक्र बढ़ाती है, लेकिन ये फिक्र और बढ़ जाती है तब जब त्योहारों के मौसम की शुरुआत होने वाली हो। आज से 2 तीर्थों पर रथ यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि इस यात्रा में लोगों के शामिल होने पर रोक है। लोग घर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही कई राज्यों में कांवड़ यात्रा शुरू हो सकती है। यही नहीं, अगले महीने रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी भी। ऐसे में हर दिन प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। ये चिंता महाराष्ट्र और केरल की वजह से दोगुनी हो गई है। अभी भी महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में पिछले 3 हफ्तों में 8,000 से 15,000 के बीच नए कोरोना के मामले सामने आए। ऐसे में केंद्र की ओर से इन दोनों राज्यों में हालात को समझने और उसका हल ढूंढने के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या में अभी भी क्यों सामने आ रही है ये आंकड़े, इसका ठीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में अलग अलग धारणाएं, अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में महाराष्ट्र के हालात को समझने के लिए हमारे रिपोर्टर ने सूबे के कोरोना प्रभावित जिलों का जायजा लिया, साथ ही महाराष्ट्र के टूरिस्ट प्लेस का भी जायजा लिया। जो रिपोर्ट सामने आई है वो एक और आत्मघाती है। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें डराती हैं। लोग बेफिक्र हैं, ना चेहरे पर मास्क है, ना 2 गज की दूरी है, ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जबकि ये महाराष्ट्र के वो जिले हैं जहां कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी सबसे ज्यादा है। और ये हालात तब हैं जब महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले 9,000 से ज्यादा हैं। कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर में महाराष्ट्र बुरी तरह प्रभावित रहा। बावजूद इसके वायरस के विस्फोट और लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सतारा के साथ ही लोनावाला जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। लोनावाला के खंडाला घाट में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन ना किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जो देश की फिक्र बढ़ाती है। हमने आपको लोनावाला का बुशी डैम जो है वो दिखाया, किस तरह से लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ पे थी और कैसे लोग कोरोना के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। अब हम आपको लोनावाला के ही दूसरे हिल स्टेशन खंडाला की तस्वीर दिखाते हैं। आप खंडाला की तस्वीर जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि लोग कोरोना के संक्रमण का जो उनके अंदर डर था वो खत्म हो गया है, जो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता देता है। अब ये जो जगह है, ये स्पॉट आप देखिए, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बगैर मास्क के आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बगैर मास्क के हैं। लोनावाला के अलावा खंडाला, माथेरान, महाबलेश्वर, इगतपुरी, रायगढ़, अलीबाग जैसे तमाम टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की भारी भीड़ हर दिन देखने को मिल रही है। लेकिन ये हाल सिर्फ महाराष्ट्र में टूरिस्ट प्लेस का ही नहीं, बाजारों में भी लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए आप, मीरा रोड के मार्केट की तस्वीरें हैं और तमाम लोग आपको यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ जाएंगे। मास्क यहाँ पर लोग कैमरा देखने के बाद पहन रहे हैं। जरा कैमरा पैन करके दिखाते हैं। देखिए सब्जी मंडी है और यहाँ पर महिलाएं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है वो कैमरा देखकर दुपट्टे से मुंह छुपाती हुई नजर आ रही हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चिंता जतानी शुरू कर दी है कि ये जो आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना चाहिए या डिस्टेंस रखना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और अपने जो भी विंडो है वो विंडो खोलना चाहिए, ये सब चीज़ें करना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरी लहर और बढ़ सकती है, उल्टी हो। कुल मिलाकर खतरा अभी टला नहीं है। सब कुछ लोगों पर निर्भर करता है कि क्या आखिर वो भविष्य में एक बार फिर दूसरी लहर जैसी परिस्थिति देखना चाहते हैं या समय रहते संभलना बेहतर समझते हैं।
और अब फिक्र वैश्विक आतंकवाद से झुलसते भारत की। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक 3 खूंखार विदेशी आतंकी संगठनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कश्मीर घाटी में इस्लामिक स्टेट की जिहादी भर्ती योजना को नाकाम किया। कोलकाता में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB के 3 दहशतगर्द दबोचे गए और लखनऊ में पुलिस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आतंक के नए मॉड्यूल और इनके मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ। लखनऊ के काकोरी में ATS ने 5 घंटे टेरर ऑपरेशन चलाया तो अलकायदा के नए इंडियन नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, आतंक के नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ और सीरियल ब्लास्ट के मोडस ऑपरेंडी का पर्दाफाश हुआ। 5 घंटे के ऑपरेशन के दौरान यूपी ATS ने लखनऊ से 2 आतंकवादियों को धर दबोचा, प्रेशर कुकर बम, पिस्टल और 7 से 8 किलो विस्फोटक बरामद किया। आतंकियों से सख्त पूछताछ में अलकायदा के इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इसके बाद कानपुर के जाजमऊ और बैकनगंज में ATS ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को दबोचा। संभल में भी 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। सूत्र बताते हैं कि ATS ने इस कार्रवाई में करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया। हालांकि इनमें से कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है कि कहां किस तरह से जो है लोग किससे जुड़े हुए हैं। आज भी छापे पड़ रहे हैं, ये बताना उचित नहीं होगा कहां कहां पड़ रहे हैं, लेकिन जहां भी कोई संदिग्ध इनसे जुड़े हुए लोग होंगे तो उनको पकड़ा जाएगा। इनकी दोनों की आज पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर ATS उनकी गंभीरता से। अब जानिए कि अलकायदा के इन आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी। 15 अगस्त से पहले इनके टारगेट पर कौन कौन से शहर, मंदिर और VIP पर्सन थे। रविवार शाम मिनहाज और मसीरुद्दीन नाम के आतंकवादियों से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने खुलासा किया है कि 15 अगस्त से पहले ये आतंकी यूपी को दहलाने के लिए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर चुके थे। लखनऊ और आसपास के शहरों में धमाके के लिए कुकर बम और IED बना चुके थे। लखनऊ को दहलाने के लिए मानव बम का भी इस्तेमाल कर सकते थे। सूत्र बताते हैं कि अलकायदा के इन आतंकियों से पूछताछ में आज ये खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर यूपी के 3 बड़े मंदिर, इसके अलावा दूसरे धार्मिक स्थल और कुछ VIP लोग भी थे। सोर्सेज के मुताबिक यूपी ATS ने इस तफ्तीश में संदिग्ध आतंकवादियों से कई नक्शे बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से राम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों के नक्शे मिले हैं। काशी और मथुरा मंदिर के नक्शे भी बरामद किए गए हैं। अलकायदा के इन आतंकियों के पास से गोरखपुर का भी नक्शा मिला है। यानी अलकायदा की साजिश सिर्फ सीरियल ब्लास्ट की नहीं थी, बल्कि धमाकों के बाद देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की भी थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ATS को एक मॉड्यूल भी हाथ लगा है। इसका नाम है डू इट योरसेल्फ यानी DIY, यानी खुद से अपने काम करो। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादी इसी DIU मॉडल पर काम कर रहे थे। ATS के सूत्रों के मुताबिक किसी वेबसाइट के जरिए इन्होंने बम बनाना सीखा था और रिक्शा बैटरी से बम बनाना सीख रहे थे। यहाँ तक कि महज 3000 रुपये में इन्होंने प्रेशर कुकर बम बना लिया था। ATS को आतंकवादियों के टेलीग्राम और WhatsApp चैट भी हाथ लगे हैं। इन आतंकियों के कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। से पूछताछ के बाद भी यही सब बातें क्लियर होंगी। अभी तो इनका टारगेट कुछ भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत हो जाएगी, पूछताछ ठीक से हो जाएगी, तभी ये क्लियर होगा एग्जैक्टली कि वो क्या चाह रहे थे करना। सर कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ चल रही हैं इसको लेकर के? देखिए, इसको बताना उचित नहीं रहेगा। ये जब अगेन उनसे इंट्रोगेशन के बाद में जानकारी जो प्राप्त होगी वहाँ पर कार्रवाई होगी। अब जानिए कि अलकायदा के यूपी मॉड्यूल का हैंडलर कौन है और पाकिस्तान में बैठकर कैसे इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकी इंटरनेट के जरिए अलकायदा के संपर्क में आए थे। दोनों पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उमर हलमंडी से लगातार बातें कर रहे थे। उसी के कहने पर इन्होंने बम भी बनाए थे। बम तैयार करने के बाद ये आतंकी टारगेट की तलाश में थे। मतलब उमर हलमंडी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से यूपी में टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था।
लखनऊ में अपनी फिदाइन टीम खड़ी कर चुका था, जिसमें मिनहाज मशरुद्दीन और शकील जैसे आतंकी एक्टिव थे। आपको बता दें कि अलकायदा का आतंकी उमर हलमंडी का असली नाम सैयद अख्तर है। वो यूपी के संभल का रहने वाला है। भारत में हलमंडी ने अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल तैयार किया। पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में हिंदुस्तान में अलकायदा की जड़ें मजबूत करने में जुटा है और वो 2015 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पकड़ से बच गया था। साल 2015 में संभल से पकड़ा गया मोहम्मद आसिफ उमर हलमंडी का करीबी है। इसी के साथ मिलकर हलमंडी IQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट तैयार कर रहा था, जिसका यूपी ATS ने भंडाफोड़ किया है। शहर दर शहर इसके तार खंगाले जा रहे हैं और अलकायदा के गुर्गे दबोचे जा रहे हैं। लखनऊ में जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके बारे में ATS के सूत्रों ने बताया है कि इन आतंकियों के घर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लोगों का आना जाना था। कुछ दिन पहले 3-4 संदिग्ध पाकिस्तानी यूपी के काकोरी में इनके घर आए थे। बताया जाता है कि उसी दिन पूरी साजिश रची गई। फिर संदिग्ध पाकिस्तानी उसी SUV से कश्मीर गए थे जो शाहिद के गराज से ATS ने बरामद की है। सुरक्षा एजेंसियों ने उस SUV के नंबर को यूपी ATS से साझा किया था और इसके बाद ही ATS ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों को दबोचा। और अब फिक्र कुदरती कहर की। आसमान से बरसने और गिरने वाली आफत की। बीते 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसने दर्जनों जिंदगियों को ले लिया। एक और पहाड़ों पर बादल बम की तरह फटे तो दूसरी ओर आसमान से बिजली मौत बनकर गिरी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही का जो सैलाब आया वो अपने साथ कार, दुकान, मकान जो भी आया उसे बहा कर ले गया। दूसरी ओर राजस्थान, यूपी और MP में आकाशीय बिजली गिरने से 74 लोगों की जान चली गई। इनमें से 11 वो लोग शामिल हैं जो आमेर के किले में घूमने फिरने पहुंचे थे, सेल्फी ले रहे थे। तभी अचानक बिजली गिरी, मौज मस्ती मातम में बदल गई। ये जयपुर में आसमान से मौत बरसने की लाइव तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरें आमेर के किले में बिजली गिरने की। इस आसमानी आफत में झुलसकर 16 जिंदगियां मौत के आगोश में पहुंच गई। और जो बच गए वो अभी भी वज्रपात का लम्हा सोचकर सहर जाते हैं। सभी लोग सही खड़े हुए थे तो एकदम से बिजली गिरी तो सब बेहोश हो गए। हमारे पास दोबारा बिजली गिर गई थी, फिर हम बेहोश हो गए, फिर हमारी हिम्मत गई। बस एकदम से बिजली आई, एकदम से पिछले रविवार को आमेर फोर्ट में बने वॉच टावर पर गिरी। उस वक्त वहां घूमने आए लोग मौज मस्ती कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। शाम करीब 7 बजे तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजली गिरी। करीब 35 लोग बिजली की चपेट में आ गए और कई लोग उछलकर पहाड़ी से नीचे जा गए। उनमें से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी वो सहम गया। कुदरत का ऐसा कहर बरपेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अंधकार होने के चलते पुलिस और SDRF की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी परेशानी हुई। जाने दो। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त किस तरह से SDRF की टीम है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रूप रेस्क्यू जिसे कहते हैं कि रस्सी के द्वारा किस तरह से एक जवान दुर्गम रास्तों के अंदर और डीप के अंदर घुसा हुआ है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस जवान को बैकअप देने के लिए यहाँ पर रस्सी पकड़ रखे हैं। SDRF के जवान मौजूद हैं और नीचे एक जवान उतरा हुआ है। लगातार इस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है। वज्रपात सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि कोटा, झालावाड़ और धौलपुर में भी हुआ। राजधानी में कुल 23 लोगों की मौत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मौत यूपी में हुई, जहां आसमानी बिजली ने 40 इंसानी जिंदगियों की बलि ले ली। प्रयागराज में 13, कानपुर देहात में 6, फतेहपुर में 7 और हमीरपुर में 2 लोगों की मौत हुई। कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 2 और आगरा में 3 लोगों की जान गई। बिजली गिरने से चित्रकूट में 2, वाराणसी और रायबरेली में एक व्यक्ति की जान चली गई।
इसके अलावा 22 लोग झुलसे हैं, जबकि 200 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है। कुदरत का कहर मध्य प्रदेश में भी बरपा। शिवपुरी में 3 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। ग्वालियर, श्योपुर और रीवा में 2-2 लोगों की जान गई। बैतूल और होशंगाबाद में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक देश में प्राकृतिक ताकतों से होने वाली मौतों में 1/3 से ज्यादा आसमानी बिजली गिरने की वजह से होती है। पिछले साल भारत में बिजली गिरने की घटनाओं से जुड़ी एक रिपोर्ट में जो मौसम विभाग के साथ काम करने वाली संस्था क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने तैयार की, उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच आसमानी बिजली के चलते देश में 1771 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत करीब 293 उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ मध्य प्रदेश, जहां 248 लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली का कहर बिहार में भी खूब दिखाई देता है। बीते साल यहां 221 लोग मारे गए। ओडिशा में बिजली गिरने की वजह से 200 लोगों की मौत हुई थी। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के इन आंकड़ों में झारखंड में 172 लोगों की मौत हुई। मतलब हर साल आसमान से बिजली गिरती है, सैकड़ों जिंदगियों को खाक कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बादलों में बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे गिरती है। बिजली चमकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब ज्यादा गर्मी और नमी मिलती है तो बिजली वाले खास तरह के बादल बनते हैं, जिन्हें थंडर क्लाउड कहते हैं। ये जब तूफान का रूप ले लेते हैं तो उसे थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। इनके निचले हिस्से में नेगेटिव और ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है। जब ऐसे बादलों के बीच दूरी बेहद कम हो जाती है या फिर जब ये टकराते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जब तक बादलों में बना रहता है तब तक कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब बादलों से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, यानी बादलों से बिजली जमीन पर आती है, तो तबाही मच जाती है। लेकिन इस कुदरती आफत से कैसे बचा जा सकता है, क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, अब वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो अगर हो सके तो मौसम खराब होने या बिजली गिरने की आवाज सुनने पर घर से बाहर ना निकलें। फिर भी अगर बाहर जाना पड़े तो आखिरी बार बिजली की आवाज सुनने के 30 मिनट बाद ही घर से निकलें। ऊंची जगहों जैसे पहाड़ की चोटी या पेड़ वगैरह से उतर जाएं। खुली जगहों में हो तो जमीन पर बैठकर अपने सिर को घुटनों के बीच में रखें और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें। मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल न करें। किसी खंबे, लोहे की चीज या तार के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो। और अब फटाफट अंदाज में खबरें। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। कोविड-19 की स्थिति की करेंगे समीक्षा। पिछले हफ्ते समीक्षा बैठक में देश के 73 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा, जिसमें 46 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के। चित्रकूट में आरएसएस की चिंतन बैठक में बंगाल और ओडिशा के लिए बड़े बदलाव। रमापदो पाल को ओडिशा और बंगाल का क्षेत्र प्रचारक बनाया गया। प्रदीप जोशी बने चंडीगढ़ के प्रचारक। संघ की बैठक में सरकार के लिए धर्म और सियासी मोर्चे पर मास्टर प्लान होगा तैयार। 74 पूर्व नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लिखा खुला पत्र। कहा राज्य में चरमरा रही है शासन व्यवस्था। 200 से अधिक हस्तियों ने पत्र का किया समर्थन। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, यातना और पुलिस हमलों का लगाया गया आरोप। पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार में ठनी। दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा यमुना नदी में पानी का स्तर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जल संकट से जूझ रही है राजधानी। कल प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे भारतीय एथलीटों से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे होगी मुलाकात। इस बार भारत का 126 एथलीटों का दल 17 जुलाई को टोक्यो रवाना होगा। 23 जुलाई से शुरू होगा आयोजन। और अब देखते हैं जो है सो। हमारी जिंदगी बगैर जश्न के जिंदाबाद नहीं होती। बेशक ये जश्न मौत के लिए दावत हो जाए। अभी 1 महीना पहले तक घरों में दुबके बैठे थे, जान की खैर मना रहे थे। खुद का एक हाथ दूसरे को छू ले तो सैनिटाइजर से नहा रहे थे। 2 कहा गया था, 4-4 मास्क पहनने के लिए तैयार थे। सब्जियां तक साबुन से धो रहे थे। ऑक्सीजन रेमडेसिविर स्टोर करके रख रहे थे। जरा राहत मिली नहीं कि दिखा दिया कि हम 100 कोड़े पड़ने पर भी तमाशा कैसे झुक झुक कर देखते हैं। 40,000 के आसपास केसेस अब भी आ रहे हैं। 700-800 लोग हर रोज मारे जा रहे हैं। पर पहाड़ों पर सैर सपाटा सब भुलाकर चल रहा है। धार्मिक जगहों पर भीड़ जुटाकर ऊपर वाले को बचा के दिखा जैसा चैलेंज किया जा रहा है।
हालांकि अगर दुनिया भर में निगाहें डालें तो लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। कोपा अमेरिका, यूरो कप, विंबलडन, लहरों पर लहरें आ रही हैं कोविड और खौफ दोनों की। कोरोना ने बेशक दुनिया को श्मशान बना दिया, लेकिन मजाल है कोरोना हमारी लापरवाही को हरा पाया हो। कोरोना की मौजें आती हो तो आए, हमको तो मौज कर दी बेटे की आदत है, बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।